सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। बड़े अरसे बाद मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ और उसकी वजह ये है, पहले तो माज़रत कि मैं इतना लेट आया हूँ। वजह ये थी कि मैं ट्रैवल भी कर रहा था दरमियान में, प्लस हमारा नया पॉडकास्ट का सीज़न लॉन्च हो रहा था, तो आई वाज़ फ़ोकस्ड ऑन दैट, मेकिंग श्योर कि रेलेवेंट यूज़फुल कन्वर्सेशंस हम आपके लिए लेकर आ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉन्च हो गया है और उसमें एक्टिवली कन्वर्सेशंस आ रही हैं और फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने उसको इतना सराहा। बट साथ ही अब वापस फाइनली आई वांटेड टू स्टार्ट स्पीकिंग टू यू गाइस एज़ वेल। जो पॉडकास्ट है उसमें आई हैव बीन मीनिंग टू आइडेंटिफाई कि एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं क्या? उसके अंदर हम इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम जियोपॉलिटिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम इस्लामिक फिलॉसफी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उससे पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ। बट नॉनदलेस आज की एपिसोड जो है वो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में है, जिसका अब मैं भी एक हिस्सा हूँ और बड़ा कंटेंशियस सा टाइटल हमने आपके लिए रखा है। अगर आप वो पढ़ कर आए हैं, हो सकता है कि आप कह रहे हो कि यार बिल्कुल सही कह रहा है और फाइनली अब कोई बंदा आएगा और आके ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बेइज्जत करेगा। या आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये मुज़म्मिल का दिमाग क्या खराब हो गया, ये किस किस्म की बातें कर रहा है। तो वो जो टाइटल है वो अगेन क्लिकबेट है, क्योंकि सच्ची बात है, आप लोग जितना भी डिनाई कर लें लेकिन कौम क्लिकबेट पे ही आती है। तो कंटेंट हमारा वही है, लेकिन क्लिकबेट हम पूरी करेंगे। लोग कभी-कभार आते हैं, कहते हैं कि यार मुज़म्मिल भाई, बड़ा दिल नाराज़ हुआ है, आपने क्लिकबेट क्यों शुरू कर दिया? भैया एट द एंड ऑफ द डे धंधा है, हम भी खेल रहे हैं, मार्केट भी खेल रही है, जिधर ज़्यादा व्यूज़ आएँगे हम उधर ही जाएँगे। कंटेंट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये कि अगर जो है क्लिकबेट पे व्यू आ रहा है, तो दैट सेज़ मोर अबाउट द व्यूअर देन अबाउट माई सेल्फ। एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल यही है कि मैक्सिमम लोग हमें देखें। दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई वी आर देयर इन दिस स्पेस एज़ वेल। सो आई डू अपोलोजाइज़ फॉर दैट। वो जो एग्ज़ैक्ट टाइटल है, वो तो शायद आपको ना मिले, लेकिन एक रैशनल डिस्कशन अबाउट दिस सिचुएशन आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, एक इमेज पूरे सोशल मीडिया पे घूम रही है। एक रिपोर्ट आई है जिसके बकौल 1.6 मिलियन पाकिस्तानी, यानी कि 16 लाख पाकिस्तानी पिछले साल पाकिस्तान छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए। उसमें से बहुत सारे जो हैं वो बड़े पढ़े-लिखे भी हैं, बड़े काबिल हैं और इसकी वजह से बड़ा शोर मच रहा है आजकल कि यार ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से लोग छोड़ के चले गए और ये ना गवर्नमेंट ने हालात बड़े ख़राब कर दिए, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ गई है। अल्टरनेटिवली लोग ये भी कह रहे हैं कि यार देखो, ब्रेन ड्रेन हो रहा है और हमारा कितना नुकसान हो रहा है कि हमारे लोग छोड़-छोड़ कर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और अगर हालात बेहतर होते और हम कुछ ऐसा मैजिक कर लेते कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही ए वन होते, तो शायद ये लोग पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाते। अगेन ये कोई नई खबर नहीं है, ये कोई नई डिस्कशन नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमेशा डिस्कस होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरी दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है। सो देयर इज़ ऑलवेज़ दैट डिस्कशन कि यार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ओपिनियंस को हमें सीरियसली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आर दे इवन एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियंस? अभी जो डिस्कशन है ज़्यादातर ये बड़ी इमोशनल होती हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इस डिस्कशन को, इस डिबेट को एक थोड़े रैशनल लेंस से देखूँ। इसको मैं डिफरेंट एंगल से अप्रोच करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो रिलिजियस एंगल हो, चाहे वो नेशनलिस्टिक एंगल हो या वो इकोनॉमिक एंगल हो। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को गिल्ट ट्रिप किया जाता है कि यार मुल्क छोड़कर जा रहे हो, हमें अपनी मट्टी को, अपनी धरती को अबैंडन करके जा रहे हो। देखो ज़रा कितनी बुरी बात है। तुम शायद उतने अच्छे पाकिस्तानी नहीं हो जितने अच्छे पाकिस्तानी वो हैं जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की धरती में रहकर हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान में ही ठहरे हुए हैं। तो प्रिंसिपल क्वेश्चन जो मेरा है कि यार क्या वाक़ई पाकिस्तान छोड़ना जो है वो एक इतनी बुरी बात है? क्या पाकिस्तान छोड़कर आपका ओपिनियन पाकिस्तान के बारे में नहीं हो सकता? क्या आपकी जो ओवरऑल थॉट है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियत के बारे में, वो क्या ख़त्म हो जाती है? क्या आपका राइट ख़त्म हो जाता है कि यार अब आपने मुल्क छोड़ दिया है, अब आप उस कुएँ से बाहर आ गए हो, तो आप क्यों कुएँ के अंदर झाँक के देख रहे हो और देख रहे हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्यों आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो? अगेन ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पाकिस्तान छोड़कर आया, तो एक बड़ी तूफ़ान आ गया सोशल मीडिया के ऊपर। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सिटिज़न हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जिधर जाऊँ, मैं अपना हक हलाल का कमाता हूँ, टैक्स पे करता हूँ, सारा टैक्स फाइलर हूँ। तो अगर मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर इन सर्च ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, इन सर्च ऑफ नॉलेज, इन सर्च ऑफ ग्रोथ, तो मुझे नहीं लगा था कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली क्योंकि मैं कोई पाकिस्तान को गालियाँ देता हुआ बाहर नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं चुप करके मैंने अनाउंस किया मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर चला गया। लेकिन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि यार ये देखो ज़रा, पहले तो बड़ा पाकिस्तान, पाकिस्तान बेचता था, अब ये पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। अगेन मुझे वो बात भी बड़ी कन्फ्यूज़िंग सी लगी कि यार पाकिस्तान तो मैं पहले भी बेचता था, पाकिस्तान तो मैं बाद में भी बेच सकता हूँ। मतलब क्या पाकिस्तान को सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर से बेचा जा सकता है या पाकिस्तान के बाहर भी बेचा जा सकता है? बहुत सारे इस तरह के इंटरेस्टिंग सवालात थे। मैंने उसको इस तरह नहीं अप्रोच किया कि यार ये लोग मुझे अटैक कर रहे हैं, बट मुझे डेफ़िनिटली कन्फ्यूज़न हुई और फिर क्यूरियोसिटी हुई कि ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? ज़ाहिर है मेरे लिए आया है तो और लोगों के लिए भी आता होगा और आता है, सच्ची बात है। आई वुड डेफ़िनिटली से कि एक ज़माना था जब मेरे अंदर भी इस तरह की थॉट्स डेफ़िनिटली आई डिफरेंट ओवरसीज़ लोगों के बारे में। हालाँकि मेरी अपनी पूरी फैमिली बाहर रहती रही है, उसके बावजूद मैं पाकिस्तान में था। लेकिन ज़ाहिर है बंदा सोचता तो है। तो इसी वजह से आई थॉट कि आई विल जस्ट डाइव डीपर इंटो दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है एंड क्या इसके पीछे कोई रैशनल थॉट है कि नहीं। अच्छा, जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि माइग्रेशन सिर्फ मुल्क की नहीं होती कि हम पाकिस्तान छोड़ के दुबई आ गए या हम पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले गए या अमेरिका चले गए, बल्कि विद इन कंट्रीज भी माइग्रेशन सुबह शाम होती रहती है, बड़ी रेगुलरली होती है। इनफैक्ट आपके इर्द गिर्द भी होती है, हो सकता है आपने खुद भी माइग्रेशन की हो। बहुत सारा पाकिस्तान जो है वो आज से 30 40 50 साल पहले एक गाँव में रहता था, और वो रिसेंटली पिछले 10 15 सालों के अंदर उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉर एजुकेशन, फॉर इकोनॉमिक रीजंस, फॉर डिफरेंट रीजंस वो अपना गाँव छोड़ के किसी शहर में आए और शहर में आके बस गए। तो वो भी माइग्रेट किए हैं, और ये जो माइग्रेशन है गाँव छोड़ के शहर आना फॉर इकोनॉमिक और एजुकेशनल पर्पसेज़, ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और ये बहुत रेगुलरली होती है। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी इस्लामाबाद में हम रहते होते थे, तो ग्रोइंग अप हमने ये देखा कि जब भी ईद आती थी तो पूरा इस्लामाबाद 99% खाली हो जाता था, क्योंकि उसके सारे रहने वाले वो ज़्यादातर किसी गाँव से या किसी और इलाके से आए हुए थे, और वो जो है ना पूरा-पूरा साल वहाँ पे होते थे। मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे जो कि स्कूल में होते थे या काम पे भी जब हम गए, तो जितने भी लोग थे, वो सारे एक्चुअली कहीं और से आए हुए थे। बट दे वर एसेंशियली इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जो कि शहर में रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ थी, यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि उनको अपने या अपनी फैमिली के लिए चाहिए था, जिसकी वजह से वो यहाँ रह रहे थे। अब क्या वो लोग जो अपना गाँव छोड़ के शहर आ गए, क्या वो अपने गाँव की आइडेंटिटी बिल्कुल छोड़कर आ गए? क्या वो गाँव कभी नहीं वापस जा सकते? क्या वो गाँव के बारे में कुछ नहीं सोच सकते? क्या वो जो शहर का बंदा है, जब उसने शहर में आके बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर की, सीखी, और वो अगर गाँव जाता है और जाके कहता है कि यार इस गाँव को आप बेहतर कर सकते हो, इसका सीवेज का निज़ाम ऐसे बेहतर हो सकता है, इसकी मैनेजमेंट ऐसे बेहतर हो सकती है, इसकी सफाई ऐसे बेहतर हो सकती है, तो क्या गाँव वाले ये बोलेंगे कि यार तू तो अब शहरी हो गया, तू ना बोल। ये गाँव का मसला ये गाँव वाले ही सॉल्व करेंगे। तू क्या बाहर से आके जो है ना हमें बड़ी बातें कर रहा है। ये ऐसा ही होता है ना पाकिस्तान में, शहरी बंदा जाता है, बड़ा सेलिब्रेट होता है, वो वहाँ पे वापस आता है, वो वापस आके शहर की नॉलेज लेकर आता है, वो गाँव को ग्रो करवाता है, राइट? सिमिलरली लेट्स से कोई पठान है जो कि लाहौर में आके काम कर रहा है, तो क्या वो अपनी पठान आइडेंटिटी लूज़ कर जाता है, या वो अगर सवाबी से है, तो क्या वो कहेगा कि यार अब तो मैं लाहौरी हो गया हूँ, अब तो जी आइंदा से आई एम फुल लाहौरी, अब मैं सवाबी के बारे में नहीं बोलूँगा या मैं अपनी पठान आइडेंटिटी के बारे में नहीं बोलूँगा, ना ही मैं पठान आइडेंटिटी क्लेम करूँगा, ना मैं उसको सेलिब्रेट करूँगा, ऐसा तो नहीं होता। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इस्लामिक हिस्ट्री में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, और हिजरत को बहुत ज़्यादा हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है, उसके बारे में बात भी की जाती है। और जब वो मदीना आ गए, तो इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने अपनी मक्का की रूट या आइडेंटिटी को लेट गो कर दिया, बल्कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली सोचते रहे मक्का के बारे में। इवेंचुअली वो मक्का वापस गए भी और उन्होंने उसको रिक्लेम भी किया, सारा कुछ हुआ, यू नो द स्टोरी, राइट? इवेंचुअली रिक्लेम करने के बावजूद वो वापस मदीना आए, तो उन्होंने मदीना को ही चुना कि यार ये मेरी होम बेस है। बट ही फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट मक्का, ही फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट हिज कोर आइडेंटिटी वेयर ही ओरिजिनली केम फ्रॉम। और जो ओरिजिनल रिलीजियस रूट है, उसके अंदर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार कोई नेशनलिस्टिक बाउंड्रीज हैं, कोई रीजन के लोग हैं, उसमें तो सब वैसे ही एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, आप कहीं से उठ के कहीं चले जाएं। स्पेसिफिकली अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री का मुतालिया करें, तो तकरीबन 4000 5000 साल जब से हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री देख रहे हैं, चाहे वो हजरत मूसा से लेकर हो या हजरत ईसा से लेकर हो या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हम देखें, तो 1400 साल तो सिर्फ उनको हो गए, 2000 साल हजरत ईसा को हो गए, उससे पहले हजरत मूसा को कितने साल हो गए। उस तमाम हिस्ट्री के अंदर ये सिर्फ एक छोटा-सा 100 साल का पीरियड है जिसमें नेशन स्टेट्स एग्ज़िस्ट की हैं और लोगों की मोबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि दुनिया भर में लोग बहुत ज़्यादा हो गए, मॉडर्न इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, तो उसकी वजह से नेशनैलिटीज़ बिकेम अ थिंग एंड लोगों ने जो है ना बॉर्डर्स खड़े कर दिए, और इकोनॉमिक्स को मैनेज करने के लिए आपने जो है ना मेक श्योर किया कि यार बहुत ज़्यादा लोग हमारी तरफ ना आ जाएँ, बहुत ज़्यादा लोग हमें छोड़ के ना जाएँ। लेकिन अगर हम इस 100 साल से पहले चले जाएँ, तो आप लिटरली कहीं एक जगह से उठें, आप किसी और रीजन में जाके बैठ जाएँ, बस जाएँ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इनफैक्ट आई वाज़ रिसेंटली टॉकिंग टू समवन, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार 1950s-60s तक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह से लोग जो हज पे गए, वो अगर वहाँ से हज से स्लिप होके वो किसी शहर में बस गए, तो वो लोग आज सऊदी हैं। मतलब उस वक़्त तक उन्होंने ये कंसिडर नहीं होता था कि यार कौन सऊदी नहीं। वो बस लोग थे, वो रह रहे थे। अगर आप उस रीजन में रह सकते हैं, तो आप उसी इलाके के हैं। और इससे पहले अगर आप चले जाएँ अगेन एम्पायर्स के टाइम में, तो उनके जो सब्जेक्ट्स होते थे, वो एक एम्पायर से उठ के अगर किसी और एम्पायर में चले जाते हैं, तो वो उसका पार्टिसिपेंट बन जाते थे। तो हिजरत वाज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। जब से नेशन स्टेट्स इमर्ज की हैं, जब से नेशनलिज़्म एकदम से आपके हमारे अंदर आया है और हमने कहा है कि नहीं जी हमारी बस एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को हम ता कयामत नहीं छोड़ सकते। तो पहली बात तो ये कि ये दुरुस्त नहीं है। आइडेंटिटी जो है वो एवर इवॉल्विंग है। आज की जो मॉडर्न डे पाकिस्तानी आइडेंटिटी है, वो वैसे ही बहुत सारी डिफरेंट एरियाज़ और रीजन से अपनी रूट्स लेकर वो एक आइडेंटिटी आती है। बट चलें आइडेंटिटी की पूरी एक अलग कन्वर्सेशन है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिलिजियस हिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी माइग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कहीं पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार आप अगर अपना इलाका छोड़ के चले गए तो अब आप बैनिश हो जाएँगे, अब आप हम में से नहीं रहेंगे। आप छोड़ के गए हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया जाएँ, सीखें, समझें, ग्रो करें। आप वापस आके रहना चाहते हैं, वापस आके वहीं पे आके रहें। देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो प्रॉब्लम। सिमिलरली नेशनल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं या नेशनलिज़्म की बात कर लेते हैं। देखें पाकिस्तान के ना हम कहते हैं कि यार हमारे पाकिस्तान बनाने वालों में जो 2 मेजर किरदार जिनको हम सर आँखों पे रखते हैं, जिनको हम प्राइमरी कहते हैं कि यार इन 2 से पाकिस्तान शुरू हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल और एक जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों के दोनों मुल्क छोड़ कर गए। दोनों के दोनों इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बासी, दोनों के दोनों नाला होकर छोड़कर चले गए एजुकेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, इकोनॉमिक रीज़न्स के लिए। एक जर्मनी गए, फिर इंग्लैंड गए, दूसरे जो हैं वो आई थिंक डायरेक्टली इंग्लैंड गए। और वो 3, 4, 5 साल वहाँ पे रहे और उन्होंने वहाँ पे ग्रो किया और व्हाइल ही वो ग्रो कर रहे थे, अल्लामा इकबाल तो ख़ासकर, उन्होंने यूरोप में रहते हुए बहुत सारी थॉट्स लिखी बरे-सग़ीर के बारे में और बरे-सग़ीर के मुसलमानों के बारे में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ना सिर्फ़ वो बाहर रहे, बल्कि उन्होंने बाहर रहकर अपने ओपिनियंस भी बनाए और अपने ओपिनियंस अपने होमलैंड के बारे में भी बनाए। और जिन्ना जो हैं, जो बाहर गए, तो अगर हम ये कहते हैं कि यार ही वाज़ नाउ स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल राइट to even think about his homeland, to even have opinions about his homeland और to have any connection with his homeland क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए सब कॉन्टिनेंट को। या हम कहते हैं कि यार वो तो इतने गोरे हो गए हैं, छोड़ के चले गए, उनको क्या पता ग्राउंड रियलिटी का, तो क्या वो पाकिस्तान बना पाते? तो क्या वो इवेंचुअली जब वापस आए और वापस आके उन्होंने एक पूरी तहरीक चला के एक पूरी नई कंट्री बना दी। वो कंट्री जिसके नेशनलिज्म के ऊपर आज उसकी लोकल पॉपुलेशन जो है वो बाहर जाने वाले को रोकती है और कोसती है कि यार तुम क्यों बाहर जा रहे हो और तुम कितने एंटी पैट्रियोटिक हो के तुम मुल्क छोड़कर जा रहे हो। तो दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। अगेन इट्स नॉट रूटेड इन आवर नेशनलिस्टिक हिस्ट्री एज़ वेल क्योंकि जिन्ना जो हैं वो शौक से अंग्रेज़ी बोलते थे, उनकी उर्दू इतनी अच्छी थी नहीं, तो वो कल्चरली भी बड़े व्हाइट वॉश थे, वो लैंग्वेज सोशली भी बड़े व्हाइट वॉश थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो सब के सब एग्री करते हैं और एडहेयर करते हैं। ख़ासकर जो सही हार्डकोर नेशनलिस्ट्स हैं ना, जो कि सबसे ज़्यादा इस तरह के ओपिनियंस रखते हैं, तो वो तो वैसे ही मानते हैं कि यार जिन्ना है तो सब कुछ है, राइट? सो जिन्ना अगर जा सकते हैं, उन्होंने अगर वो प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है, तो आप किसी पाकिस्तानी को ये नहीं बोल सकते कि यार तुम पाकिस्तान छोड़कर गए हो तो तुम्हारा पाकिस्तानी होने का हक नहीं है और तुम्हारा ओपिनियन होने का हक नहीं है। बट हैविंग सेड दैट थोड़ा-सा हमें ये भी समझना चाहिए कि माइग्रेशन आखिर होती क्यों है? देखिए माइग्रेशन मेजॉरिटी जो मॉडर्न डे में होती है वो सिंपली इकोनॉमिक रीज़न्स की वजह से होती है। किसी एक इलाके में आपकी जो स्किल सेट है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, उस पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है, शायद एक दूसरे इलाके में आपको उसका डिफरेंट रिटर्न मिल रहा हो। तो आप डेफिनिटली उस तरफ ग्रेविटेट करेंगे जहाँ पर आपको आपकी सेम एफर्ट का ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और इकोनॉमिक माइग्रेशन एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है, थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर से होता हुआ आ रहा है। आप जो पट लें आप उसको नहीं रोक सकते। आप उसको लीगल तरीके से रोकेंगे तो इल्लीगल शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी कर लें, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जब तक दुनिया में एग्ज़िस्ट करेगी, क्योंकि ये नहीं होता कि आप चुटकी बजाएँ और आप सब एक इक्वल हो गए। आहिस्ता-आहिस्ता रीजन्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता रीजन्स में एवोल्यूशन आती है और व्हाइल दैट एवोल्यूशन इज़ हैपनिंग तो उसमें जो आपकी पॉपुलेशन है वो डेफिनिटली ढूँढेगी कि यार मुझे बेस्ट रिटर्न फॉर माय एफर्ट कहाँ से मिलेगा और वो माइग्रेशन होती रहेगी। दूसरी माइग्रेशन जो है वो सोशल रीज़न्स की वजह से होती है। हो सकता है किसी इलाके के अंदर लोग सेफ ना फ़ील कर रहे हों, लोगों को लगे कि यार मुझे खतरे हैं, मुझे हालात बुरे हैं या ये भी हो सकता है कि यार लोगों की जो वैल्यू सिस्टम है वो डिफरेंट हो जाता है। मसलन अगर एक इलाका बहुत जो है ना रिलीजियस होना शुरू हो गया और आप इतने रिलीजियस नहीं हैं, आप थोड़े सेक्युलर टाइप के हैं, तो आप जो है वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। आप एक ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर जो लोग वहाँ के बासी हैं, वो आप जैसा सोचते हैं तो आपके लिए रहना आसान हो जाता है। अगेन इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि जिस इलाके में आप एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो आपकी थॉट प्रोसेस से नहीं मुत्तफ़िक, तो आप इलाका बदल लें। बजाए इसके कि आप जो है जी उनसे लड़ते रहें और आप उनको बदलने की कोशिश करें, तो आप उन लोगों में जाएँ। जिन लोगों से आप मेंटली कनेक्ट करते हैं और सोशली आप सेफ फील करते हैं। जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है आई वुड से वो 95 टू 97% होती है, 2 टू 3% माइग्रेशन होती है जो कि जिसमें आप कह लें कि असाइलम सीकर्स होते हैं, पॉलिटिकल ऐसे लोग होते हैं जिनको खतरे होते हैं अपनी कंट्रीज के अंदर या सोशली वो इतने ज़्यादा आउटकास्ट होते हैं कि वो मुल्क छोड़कर जाते हैं। प्राइमरीली लोग जो जा रहे होते हैं और जो प्राइमरी रीज़न होता है वो इकोनॉमिक होता है। अगर ऐसा हो ना कि लेट्स से पाकिस्तान से माइग्रेशन हो रही है आउट और अगर कोई जगह है जहाँ पर आपको सेफ्टी मिल रही है लेकिन इकोनॉमिकली आपको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, तो यू विल फाइंड कि मोस्ट पीपल विल चूज़ टू रिमेन इन पाकिस्तान बिकॉज़ उनकी फैमिली होती है, उनका सोशल सर्कल होता है, लैंग्वेज, कल्चर सब सेम होता है। जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है दैट ऑलवेज़ प्लेज़ अ ह्यूज रोल इन मूविंग पीपल आउट। अब ज़ाहिर है चूँकि इकोनॉमिक्स एक मेजर रीज़न है इमिग्रेशन का, तो हमें पाकिस्तान की मईशत को देखना पड़ेगा कि उसके क्या टोटल नंबर्स हैं जिसकी वजह से ये माइग्रेशन कंटिन्यूअसली हो रही है और ये इर्रिस्पेक्टिव होती रहेगी, चाहे अच्छी गवर्नमेंट हो, बुरी गवर्नमेंट हो, अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों। देखिए, हमें ऑलरेडी ये पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसका कोर का जो
प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं है और हमारे पास इनफ डॉलर्स नहीं है और हम इनफ एक्सपोर्ट्स नहीं करते। मसलन बॉटम लाइन, हम इनफ डॉलर्स नहीं कमाते। चूँकि हम इनफ डॉलर्स नहीं कमाते, तो जो अशिया हम जो शौक से कंज़्यूम करना चाहते हैं, गाड़ियाँ, सेल फ़ोन्स वगैरह-वगैरह, वो तमाम डॉलर से खरीदी जाती हैं। तो लिमिटेड डॉलर्स, लिमिटेड अमाउंट ऑफ गाड़ियाँ और सेल फ़ोन्स और लैपटॉप्स खरीदेगी, तो ज़ाहिर है कि जब वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी और मार्केट में पाकिस्तानी पॉपुलेशन सेम रहेगी, तो ऑटोमैटिकली उन चीज़ों की प्राइस महँगी होगी, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए वो चीज़ें नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपकी जो टोटल डॉलर सप्लाई है, वो ही कम है। इसमें लोग बड़ी दफ़ा कहते हैं कि यार ये गाड़ी वाले इतनी महँगी गाड़ियाँ क्यों बेच रहे हैं? ये जो है ना इसकी आधी प्राइस पे क्यों नहीं बेचते? ये क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? सर वो जो भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे गाड़ियाँ टोटल आ ही एक लिमिटेड अमाउंट सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है जी 50 लाख की गाड़ी 5 लाख की बेचना शुरू कर दें, अब सब लोग खरीद लेंगे। वो होगा ये कि पा 5 लाख की आप बेच तो देंगे, बिकनी 100 गाड़ियाँ ही हैं। अभी आप ये करते हैं 50 लाख की करके आप डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइस के ऊपर जो है ना 100 पे कट ऑफ लगाते हैं। उस वक़्त ये होगा कि यार 5 लाख पे खरीदार 1000 आ गए, फिर आपको एक लकी ड्रॉ करना पड़ेगा कि यार आप लकी ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कौन पहले 100 लोग हैं जिनको गाड़ियाँ मिलेंगी। क्योंकि नेट जो डॉलर आपकी कंट्री कमाती है ना, वो इतने कमाती है कि 100 गाड़ियाँ ही आ सकती हैं। एनीवेज़ जो डॉलर हम कमाते भी हैं, रफली 50% ऑफ दैट डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना पाकिस्तान में भेजते हैं। अगेन इस नंबर को समझें, टोटल 15 मिलियन पाकिस्तानी यानी कि 1.5 करोड़ पाकिस्तानी जो बाहर काम करता है, वो बाहर रहता भी है, उसकी फैमिली भी बाहर रहती है, वो बाहर खर्चे भी करता है, वो बाहर इन्वेस्टमेंट्स भी करता है। उस सब को करने के बाद वो पैसे पाकिस्तान भेजता है और वो 1.5 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 50% ऑफ ऑल डॉलर्स दैट कम टू पाकिस्तान साल में लेकर आता है। और जो 25 करोड़ पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जो भी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब मिलाकर टोटल 50% जनरेट करता है। जिस 50% बाय द वे लेट्स से कि 30 अरब डॉलर जो है वो बाहर के लोग भेजते हैं और 30 अरब डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट्स की मद में पाकिस्तानी लेकर आते हैं। तो वो 30 अरब जो है उसमें से बहुत सारा इम्पोर्ट पे रॉ मटेरियल आ रहा होता है। तो नेट पे एक्चुअली 15-20 अरब डॉलर पाकिस्तानी जो है ना वो एक्सपोर्ट से डॉलर पाकिस्तान में लेकर आ रहे होते हैं। और बाकी जो सिर्फ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं, वो कोई तकरीबन 30 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन वो लीगल चैनल्स के थ्रू। इसके अलावा आपकी हवाला हुंडी की एक पूरी इंडस्ट्री एग्ज़िस्ट करती है, जिसपे इल्लीगल चैनल्स के थ्रू एक एस्टिमेटेड है कि तकरीबन 20 अरब डॉलर सालाना उधर से आता है। तो 50 अरब डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनत करता है, नौकरियाँ करता है और वहाँ से कमा के हर साल पाकिस्तान भेजता है। अब ज़ाहिर है, ये जो पैसा भेज रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तो कोई हमारे ऊपर फ़ेवर थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपनी फैमिली वालों को पैसे भेज रहे हैं। और वो जो है वो इट्स नॉट लाइक कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई चैरिटी दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हालाँकि वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करता है। जितनी भी बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, टीसीएफ हो गई, शौकत खानम हो गई, ईदी फाउंडेशन हो गई, वो पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड है और वहाँ से वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप चैरिटी को साइड पे भी रखें, तो मैं बिल्कुल बात मानता हूँ कि वो जो लोग पैसे भेज रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को भेज रहे हैं, वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने देखना है कि ओवरऑल नेट पे पाकिस्तान को फ़ायदा किधर होता है? ज़ाहिर है आप अगर इकोनॉमी को देखते हैं, तो कोई इकोनॉमी में किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा होता। लेकिन ज़ाहिर है जब आपको पता है कि ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए हमें प्रोडक्टिव इकोनॉमी की तरफ जाना है, हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाना है, तो हम डेफिनिटली इंसेंटिवाइज़ करेंगे उन लोगों को जो कि ओवरऑल इकोनॉमी का साइज़ और पाई बढ़ा रहे हैं। तो ज़ाहिर है उसमें एक्सपोर्टर भी जो डॉलर लेकर आ रहा है, वो किसी के ऊपर एहसान तो नहीं कर रहा ना, वो तो अपना ही धंधा चला रहा है, अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें दे रहा है, अपने पास प्रॉफ़िट रख रहा है। इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, वो कोई एहसान नहीं कर रहे, वो डेफ़िनिटली एक ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान और उस चीज़ को एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ ओवरऑल पॉलिसी मेकर्स हमें डेफ़िनिटली सराहना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि यार ये देखो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमारा नेट लॉस है, हमें एक्चुअली फ़ायदा होता है, एज़ लॉन्ग एज़ वो मुल्क से जुड़े रहें, एज़ लॉन्ग एज़ हम उन्हें लात मार के मुल्क से बाहर ना निकालें, बल्कि हम उनको वेलकम करें और उनको हम अपनी एक एक्सटेंशन बना के बाहर भेजें। हम अपना एक एम्बेसडर बना के पाकिस्तान से बाहर भेजें। इसमें ना आई वांट कि मैं एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करूँ क्योंकि ये हमेशा मैं कन्वर्सेशन में सुनता हूँ कि यार ये देखो मुल्क छोड़ के चले गए, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक नेगेटिव तरीके से इस चीज़ को बेचा जाता है, जिसकी मुझे पर्सनली समझ नहीं आती। देखिए पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड और एक डेवलपिंग कह लें, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और एक ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमी जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जब भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी होगी जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो उसमें जो जॉब्स अवेलेबल हैं, ऐसी चीज़ें जो कि लोग प्रोडक्टिवली कर सकते हैं, जिससे कोई वेल्थ जनरेट हो सकती है, वो हमेशा लिमिटेड होगी। देयर विल बी मोर पीपल जो कि अवेलेबल होंगे एंड लेस जॉब्स एंड लेस अपॉर्च्युनिटीज़ टू वर्क होंगी। तो वो एक्सेस लोग क्या करें? वो बैठे रहें, वो पाकिस्तान में कहते रहें यार वो घास खाते रहें, मिसवाक लगाते रहें और कहें कि यार ये बस जो है ना गाय-शाय चरा लो और बस जो है चिप्स का एक स्टैंड लगा लेता हूँ मैं, एक रेहड़ी चला लेता हूँ और उसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि
रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपके पास एक्सेस कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है, तो आप उसको क्यों अपने कुएँ में बंद करके रखना चाहते हैं? उससे बेहतर क्या ये नहीं है कि उस एक्सेस कैपिटल को हम एक्सपोर्ट करें? और इसको आई वुड कॉल इट द ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट। एक पूरी आप इंडस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं। ये कोई नोवेल आइडिया नहीं है बाय द वे। फिलीपींस में ग्राउंड अप ये होता है। वो लोग अपने हाई स्कूल में जो अपनी मैसेज है उनको सिखाते हैं, उनको वो नैनी बंदा सिखाते हैं, उनको वो होटल मैनेजमेंट सिखाते हैं, उनको वो मेड सर्विसेज सिखाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरी एजेंसियां बनी हुई हैं, पूरे पाथवेज बने हुए हैं और उनकी एम्बेसीज के पूरे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें वो प्रोटेक्शन मेंटेन करते हैं अपने वर्कर्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन वो बाय डिजाइन अपने लोगों को बाहर भेज रहे हैं और उसकी वजह से टेन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनका सालाना वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक उसको एक प्रॉपर इंडस्ट्री की तरह देख रहे हैं। इस तरह नहीं देख रहे कि यार ये देखो तेरा पाकिस्तान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन जाता है। अभी पीटीआई वालों ने शुरू कर दिया कि यार 1.6 मिलियन लोग छोड़ के चले गए, देखो कितना वो है। देखिए मैं मानता हूँ कि हालात खराब हैं, लेकिन जो आप एक नेगेटिव टच इस वक़्त दे रहे हैं ना, वो कल को आपकी गवर्नमेंट आएगी, फिर आपको भी वो पड़ेगी। क्योंकि ये बंदा जाता रहेगा और ये जो बंदा जा रहा है, ये आपको वॉल्यूम में बढ़ता हुआ आने वाले वक़्त में नज़र आएगा। तो इज़ इट नॉट बेटर कि आप उसको स्ट्रक्चर करें, आप आइडेंटिफ़ाई करें कि यार अगर हमारा लोकल बंदे के पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जी डॉक्टर पे डॉक्टर मेडिकल स्कूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है? या तो फिर मेडिकल स्कूल्स बंद कर दो। अगर इतना जो डॉक्टर बन रहा है वो मार्केट में जाके जॉब्स कर ही नहीं सकता, इतनी जॉबें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप जॉबें बढ़ाओगे, लेकिन मैंने स्टार्ट में बोला एवोल्यूशनरी होता है। ये नहीं होता कि आप आज 100 डॉक्टर की जॉब्स अवेलेबल हैं, अगले साल आप 10,000 जॉब्स क्रिएट कर लें। वो इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें इंक्रीज़ करेंगी। तो जो एक्सेस कैपेसिटी है, बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं। जैसे-जैसे वो पढ़ रहे हैं, आप उनको ट्रेन करके बाहर जाके अगर प्लेस करते हैं और वो बाहर जाकर आपको डॉलर्स वापस मुल्क को भेजते हैं, तो देयर इज़ एब्सोल्यूटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड व्हिच इज़ व्हाई मेरा जो फ्रेमवर्क है वो ये है कि जी आपकी एक प्रॉपर जो 30 बिलियन है, ये रेमिटेंस नहीं है। ये ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट है, जो कि हम करते हैं और ये ओवरऑल आने वाले वक़्त में क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी के साथ जो आज हम देखते हैं, कहते हैं यार देखो इंडियन सीईओज़ पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और हर जगह पे वो बैठे हुए हैं। तो वो क्या रैंडमली उठ के चले गए थे? क्या वो लोग बस वैसे ही जो है ना इंडिया में पले-बढ़े और फिर एकदम से वो छलांग लगा के उनको वहाँ पे जाके प्लेस कर दिया? ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया में भी 1991 में जब क्राइसिस आया इकोनॉमिक, तो उसके बाद से धड़ाधड़ लोग छोड़ कर गए। अगेन नेचुरल था कि जब वहाँ पे मुल्क के हालात खराब हैं और वहाँ पर जॉब्स नहीं हैं, तो लोग जॉब्स बाहर जाके ढूँढेंगे, जिसकी वजह से वो इंडियंस बाहर गए और उन्होंने बाहर जाके नौकरियाँ पकड़ी और जाके इंडस्ट्रीज़ में घुसे और जब वहाँ पे वो घुसे, आहिस्ता-आहिस्ता वो ग्रो किए। फ़र्क ये था कि जहाँ पर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डिमोनाइज़ करते हैं, तो इंडिया जो है वो ग्लैमराइज़ करता है। वो एनआरआई को अपनी फ़िल्मों में, हर जगह पे वो कहता है, "जी, वाह, वाह, वाह! हमारा जो इंडियन है, पूरी दुनिया में इंडियन है, वो कितना कमाल का है।" और उन्होंने वो कनेक्शन जोड़े रखा अपने ओवरसीज़ पॉपुलेशन के साथ, जो कि इवेंचुअली जब वो लोग राइज़ कर इवेंचुअली सीईओज़ लगे और प्राइम मिनिस्टर्स लग गए और बड़ी-बड़ी जो है ना वो गवर्नमेंट्स में वो घुसना शुरू हो गए, तो दे ऑलवेज हैड दैट कनेक्शन। और आज जहां पर पूरी दुनिया कह रही है जी इंडिया की बड़ी अच्छी इकोनॉमी है और इंडिया इज द नेक्स्ट रीजनल पावर एंड दिस एंड दैट, तो आज इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड और वो सालाना 120 अरब डॉलर भेजता है इंडिया को। बट इवन दो ये सारा कुछ हो रहा है, वो जो उस टाइम पे निकले, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को बसाया, उन्होंने वहां पे एक पावर बिल्ड की अपनी कम्युनल, सोशल, कल्चरल, और वो साथ पैसे भी इंडिया में भेज रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि जी इंडिया की इकोनॉमी भी बड़ी कमाल है। लेकिन स्टिल हर साल तकरीबन 1 मिलियन इंडियन आज भी छोड़ के जाता है। इंडियन क्या, चाइनीज़ जो पिछले 30 साल से धड़ाधड़ ग्रो कर रहे हैं, वो हर साल जॉब दर जॉब छोड़कर जाते हैं और वो जाके बाहर पढ़ने भी जाते हैं और वो बाहर काम करने भी जाते हैं। तो क्या वो ये वजह है कि यार उनकी तो इकोनॉमी खराब है, उनके हालात खराब है, उनकी गवर्नमेंट अच्छा मैनेज नहीं कर रही? लोग जाते हैं, लोग छोड़ के जाते रहेंगे, कंटिन्यूअसली जाते रहेंगे। आपने उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, आपने उसको अपनी एडवांटेज के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बात दुरुस्त है कि आज मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। नौजवान से आप पूछें, वो कहता है यार अगर मेरा किसी तरह जैक लग जाए तो मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँगा, और उसका एक मेजर रीज़न ये है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक सोशल क्राइसिस है, जिसकी वजह से दे आर बीइंग कंपेल्ड टू डू दिस। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इसमें मेजॉरिटी जो आपकी जाएगी ना, वो जाएगी फार ईस्ट एशिया, वो जाएगी मिडल ईस्ट, जो करीब-करीब के इलाके हैं। और उधर वो सारे के सारे जो लोग जाएँगे, उनको ना नेशनैलिटी मिलेगी, ना पासपोर्ट मिलेगा। वो वहाँ पे जाके जो भी वेल्थ बनाएँगे, वो अपने घरवालों को वापस भेजेंगे। वो अगर कोई सेविंग भी बनाएँगे, इवेंचुअली वो अपने साथ वापस पाकिस्तान लेकर आएँगे कि यार हमें अपना घर बनाना है, हमें अपने आप को स्टेबल करना है, हमें अपने आप को सेटल करना है। तो अ लॉट ऑफ द वेल्थ दैट दे विल जनरेट, वो वेल्थ इवेंचुअली पाकिस्तान में आएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा दूर की बात कर लेते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी जाके सेटल हो रहा है, वो अगर पासपोर्ट दूसरा ले रहा है और वो वहाँ का नेशनल हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ के चला गया, खत्म हो गया। इनफैक्ट वो आपकी सॉफ्ट पावर बन रहा है। वो इवेंचुअली वहाँ पे जा रहा है और वो आपका एम्बेसडर है, वो आपका कल्चर वहाँ पे लेकर जा रहा है, वो आपकी वैल्यूज़ वहाँ पर लेकर जा रहा है। वो इवेंचुअली सबसे बड़ा वो नोड है,
जो कि आपको दुनिया से कनेक्ट करेगा, चाहे वो बिज़नेस टर्म्स में, चाहे वो पॉलिटिकल टर्म्स में, चाहे वो सोशल टर्म्स में। उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है, जो कि पाकिस्तान को, जो रियासत पाकिस्तान है, उसके लिए बड़ी मुफ़ीद और हेल्दी साबित होगी। और इसी के साथ-साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जो मिडल ईस्ट और फ़ार ईस्ट एशिया के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं, 2-3 साल लगाते हैं, वापस आ जाते हैं। वो अपने आप को ग्लोबल मार्केट्स में लेकर जा रहे हैं, वो वहाँ की एथिक्स को समझ रहे हैं, वो वहाँ की नॉलेज को लेकर आ रहे हैं, वो एक ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ थॉट को लेकर आ रहे हैं और फिर इवेंचुअली वो थॉट वापस पाकिस्तान आती है। तो ये जो बंदा बाहर जा रहा है, इवेंचुअली इसी बंदे ने पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को उठाना है। इसने वापस आके बिज़नेसेस बनाने हैं, इसने आके जो इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको एफिशिएंट करना है। तो एक तरह से उनकी लर्निंग हो रही है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगेन मैं बारहा ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कुएँ से बाहर निकल रहे हैं, अगर आप गाँव से शहर आ रहे हैं और शहर में आके आप कुछ सीख रहे हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूशन में जाके सीखें, चाहे आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के सीखें कि यार देखो शहर के लोग जो हैं वो कितने स्मार्ट हैं, कितने तेज़ हैं, क्या कुछ करते हैं, किस तरीके से अपने आप को एफिशिएंटली चलाते हैं, वगैरह-वगैरह। तो वो नॉलेज आप इवेंचुअली गाँव में लेकर जाते हैं। इसी तरीके से जो ओवरसीज़ है, वो अपने घरवालों को भी ट्रेन करता है। वो जब दुनिया भर के डेवलप्ड वर्ल्ड के बेहतर लॉज़ को देखता है, वो जब बेहतर एथिक्स को देखता है, बेहतर वैल्यूज़ को देखता है, तो वो इवेंचुअली उन वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करके अपने गाँव, अपने विलेज, अपने तहसील, अपने शहर लेकर जाता है। और साथ ही जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग वो समझता है कि यार दुनिया का बिज़नेस किस तरह काम कर रहा है, वर्ल्ड क्लास चीज़ क्या होती है और उस थॉट को जब वो वापस पाकिस्तान लेकर जाता है, तो वहाँ पर भी एक नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसी के साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि यूरोप, जापान और चाइना की जो डेमोग्राफिक हैं, जहाँ पर एवरेज एजेस जो हैं वो 45 टू 50 तक पहुँच चुकी हैं। यानी कि आधी पॉपुलेशन 50 साल से बूढ़ी है और आधी पॉपुलेशन 50 साल से कम है। जिसका मतलब ये है कि अगले 10 साल में 50% ऑफ देयर पॉपुलेशंस जो हैं वो बेचारे रिटायर्ड लोग होंगे और उनके पास पॉपुलेशन जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जो मेहनत मशक्कत करके पूरे मुआशरे के लिए जो है ना वेल्थ जनरेट करती है, तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा लोड में आ चुके होंगे। तो वहाँ पर ज़ाहिर है बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट्स, बड़े-बड़े जो डेमोग्राफिक वाले लोग हैं, वो अलार्म बेल्स रिंग कर रहे हैं कि यार ये तो इकोनॉमीज़ जो हैं वो स्टैग्नेंट हो जाएँगी या कोलैप्स कर जाएँगी पोटेंशियली। एंड सो उन लोगों को यंग, एजुकेटेड, पढ़े-लिखे लोग चाहिए, अपनी इकोनॉमीज़ में इंडक्ट कर रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमीज़ चलती रहें। और ये डेमोग्राफिक डिफरेंस आपको एक बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। हमारी पाकिस्तान की एवरेज एज इस वक़्त 23 है। यूरोप की एवरेज एज इस वक़्त 46 है, हमसे डबल है। और जो यूरोप को चलाने के लिए एक यंग, पढ़ी-लिखी जो उनको पॉपुलेशन चाहिए, वो प्राइमरीली इस वक़्त साउथ एशिया में अवेलेबल है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये जो प्रोडक्टिविटी गैप है इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर, इसको फिल करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, हम बड़े आराम से आज बैठ के आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमारे पास 50 लाख लोग अगर हर साल वर्किंग एज पॉपुलेशन को पहुँच रहे हैं और उसमें से टोटल जो गवर्नमेंट कहती है साल की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो 18 लाख हैं। तो जो 30 लाख लोग जॉबलेस हर साल बैठते हैं, क्या हम उनको ट्रेन करके डिफरेंट कंट्रीज़ में नहीं भेज सकते? क्या यूरोप जो कि जहाँ पे बुढ़ापा बढ़ रहा है और बूढ़े लोग ओल्ड एज होम्स में जा रहे हैं, क्या हम धड़ाधड़ नर्सेस ट्रेन करके वहाँ पे नहीं भेज सकते? क्या जापान और कोरिया के अंदर जहाँ पे उनकी एजेस बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स उनको चाहिए, तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग देकर अपने लोगों को वहाँ नहीं भेज सकते? अगेन कर सकते हैं, फिलीपींस ने इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। इवेंचुअली हमारे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, हम उनको बाहर भेज भी देंगे। वो लोग वापस पाकिस्तान पैसे भी भेजेंगे, हमें ओवरऑल इकोनॉमिक्स में भी फ़ायदा होगा, हमारी सॉफ्ट पावर भी बेहतर होगी। अब ज़ाहिर है इसके अंदर एक सवाल जो स्टार्ट में मैंने जिसका ज़िक्र किया था और अभी तक मैंने उसको नहीं टच किया, वो ब्रेन ड्रेन का आता है कि यार बात तो ठीक है, लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं और वहाँ पे जाके वो पाकिस्तान में डॉलर भेज रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के स्मार्टेस्ट माइंड्स हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो पाकिस्तान में कोई काम करने के लिए नहीं होता। देखिए, आज से 20-25 साल पहले अगर मेरे से कोई ये बात करता ना, मैं इस बात को 100% मान लेता कि यार पाकिस्तान का स्मार्टेस्ट माइंड जैसे ही ट्रेन होता है, वो छोड़ के बाहर चला जाता है और पाकिस्तान में जो है वो फिर लोग नहीं होते उसको रिप्लेस करने के लिए। लेकिन आज की तारीख में जब कोई ये बात बोलता है तो मुझे कन्फ्यूज़न होती है वजह। वजह ये है कि अगर एक मज़दूर पाकिस्तान छोड़कर जाता है और जाके दुबई में मज़दूरी करता है, तो मैं मानता हूँ कि प्रोडक्टिविटी लॉस है। क्योंकि वो जो उसकी बॉडी है, उसकी फ़िज़िकल बॉडी जिसने वो मज़दूरी करनी है, वो अब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो अब दुबई में चली गई है। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो पढ़ा-लिखा कोई अगर मैनेजर है, आईटी सर्विसेज़ में है या कोई डॉक्टर है, वो सर्विसेज़ इंडस्ट्री में काम करता है, अपने दिमाग से वो चीज़ों को सॉल्व करता है या सॉर्ट करता है, वो इन द एज ऑफ इंटरनेट अगर पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, तो उसका दिमाग तो अवेलेबल है और इंटरनेट भी अवेलेबल है। तो मुझे उसकी समझ नहीं आती क्योंकि हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, थियोरेटिकली गिवन द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, गिवन द राइट कनेक्टिविटी, एवरी पाकिस्तानी कैन ट्रेन 100 अदर पाकिस्तानीज़। अगर वो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो एक बुरी बात है। इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। हमारे पास अगर एक बंदा स्मार्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है ना, तो हम उसको उठाकर उस जैसे 100 क्यों नहीं बना पा रहे, ये सवाल है।
और ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इसका नहीं आता कि यार देखो, हाँ, तो ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, गवर्नमेंट ने जो है ना यूनिवर्सिटीज़ फारिग बनाई। भई यूनिवर्सिटीज़ के जो मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, लेकिन वो बॉटम ऑफ द फूड चेन आपको दे रहे हैं। जो ब्रेन ड्रेन आपका होता है, वो एक्सपीरियंस्ड लोगों का होता है, जो कि 5, 8, 10 साल इंडस्ट्री में रहते हैं, जिनको ह्यूमन मैनेजमेंट आती है, जिनको रिसोर्स मैनेजमेंट आती है, जिनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट आती है, वो लोग जब छोड़कर जाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस का नेट लॉस ब्रेन ड्रेन होता है। लेकिन आज अगर वो एक्सपीरियंस छोड़ के जा रहा है, तो क्या वजह है कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और वहाँ पर एक पूरी लेयर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिसिंग है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब हम ऑनलाइन कोर्सेज़ की बारी आई तो एक अजीब-सा उसके अराउंड एक नैरेटिव बना लिया कि यार ये जो है ना मंजन सेलिंग है और ये है और वो है, और जो एक्चुअल बंदा काम कर सकता है वो तो चीज़ें बेचता है, सिखाने वाला तो चूना पार्टी है। और यार ये कितनी इलॉजिकल बात है कि अगर आप लोगों को सिखाओगे नहीं, मतलब मुझे ऑनेस्ट टू गॉड बताएँ, कोर्सेज़ की बात होती है पाकिस्तान के अंदर, टीचिंग की बात होती है पाकिस्तान के अंदर, तो लोग एकदम से आ जाते हैं कि यार ये देखो ज़रा मंजन सेलर्स आ गए। जब कौम पूरी की पूरी फारिग बैठी है और कौम को जॉब पे लगने के लिए कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे होगी? वो किसी न किसी कोर्स के थ्रू होगी, किसी न किसी मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू होगी, किसी न किसी तरीके से एक पढ़ा-लिखा आदमी, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी चंद लोगों के साथ कनेक्ट होगा और उन लोगों को वो चीज़ें सिखाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत हाई है। अगर इसको 4 जॉब ऑफर्स आई हुई हैं और वो सिर्फ 1 ले सकता है, तो वो 3 और लोगों को सिखाकर वो इन 3 और जॉब्स पे लगा सकता है। तो हमें सिर्फ़ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार जो कोर्सेज़ आए वो बड़े कोई कमाल के थे या उसमें कोई चूना पार्टी नहीं हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, जो ये पूरा वर्टिकल है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, हमें इसके ऊपर फ़ोकस करना है। हमें इसको फ़िगर आउट करना है कि इसको हम सस्टेनेबल तरीके से, प्रॉपर तरीके से किस तरह डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड बताऊँ, अभी इस वक़्त पाकिस्तान में तकरीबन 18 साल की उम्र को 30 लाख बच्चा पहुँचता है। आज से 10 साल बाद ये नंबर 50 लाख पे होगा। और टोटल जो हायर एजुकेशन की सीटें अवेलेबल हैं वो 3 साढ़े 3 लाख हैं। यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि इस वक़्त 26 लाख बच्चा जो हर साल आता है, वो चाहे भी तो वो कोई हायर एजुकेशन नहीं ले सकता। दिस हैपनिंग इन द एज ऑफ एआई, जब दुनिया में जो जॉब्स हैं ना वो ऑटोमैटिकली बहुत पढ़ी-लिखी और बहुत टेक्निकल होती जा रही हैं और हम अपने लोगों को पढ़ा ही नहीं रहे। हम उनको वो स्किल्स ही नहीं दे रहे, जिसके ऊपर वो एक्चुअली ग्लोबलाइज़्ड जॉब्स कर सकें, वो डॉलर कमा सकें। तो ये जो गैप है आपका, इतना सारा सीटों का, वो कौन फुलफ़िल करेगा? कहाँ से ये लोग सीख-सूख के ऊपर जाएँगे? ये ज़ाहिर है यूनिवर्सिटियाँ तो नहीं कर सकती, इतना आप पैसा ही नहीं लगा सकते कि आप यूनिवर्सिटियाँ बिल्ड करें। तो कहीं न कहीं हमें टैलेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा और इसमें ये भी नहीं कि यार रिकॉर्डेड कोर्सेज़, रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियोज़, आपको एक्चुअल लोगों को एफर्ट डाल के कनेक्ट करना पड़ेगा कि ताकि वो लोग जाएँ और जाके यू नो ज़्यादा नहीं, कोई मैस मार्केट नहीं कि एक बंदा आया और उसने आके 10,000 बच्चे बना दिए, लेकिन हर बंदा अगर 50-50 बंदा भी बना दे ना, मतलब 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ उसका 1% भी अगर हम उठा लें, 1.5 लाख पाकिस्तानी, तो वो 1.5 लाख पाकिस्तानी बड़ी अच्छी पोज़ीशंस पे है। उसको एग्ज़ैक्टली पता है इंडस्ट्री उसमें रिक्वायरमेंट कहाँ पर आएगी अगले 10 सालों के अंदर। उसको पता है जॉबें कहाँ पर हैं। उसको ये भी पता है कि पाकिस्तानियों में मसाइल क्या हैं। तो उसको एग्ज़ैक्टली पता है कि मैंने क्या सिखाना है पाकिस्तानियों को, जिससे अगर वो उन स्किल्स को सीख लें और उन सॉफ्ट स्किल्स को, उन प्रोफ़ेशनल एथिक्स को, उन कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है ना वो ओवरकम कर लें और उनको सीख लें और समझ लें, तो वो बड़े आराम से जॉब्स ले सकते हैं। और एक आर्बिट्राज एग्ज़िस्ट करता है जिसमें ऑलरेडी जो पाकिस्तानी वर्कर है वो सस्ते में मार्केट में बिकता है। तो अगर एक दुनिया की कंपनी ने किसी को हायर करना है तो उसको पाकिस्तानी सस्ते में मिल जाएगा। जिसकी वजह से देयर इज़ अ हायर अपॉर्च्युनिटी कि आपके लोग धड़ाधड़ एम्प्लॉयी हो सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों को अपस्किल करना है, उनको ट्रेन करना है। एनीवेज़, इन समरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने में कोई बुरी बात नहीं है। आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हुए गिल्ट नहीं होना चाहिए और अगर आपका कोई जानने वाला ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनने लगा है, तो आपको उसको बेइज़्ज़त करना, गिल्ट में डालने की कोई अशद ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद पर्सनल गिल्ट होती है, आपको होता है यार मैं पैट्रियटिज़्म की वज़ह से पाकिस्तान में रुका हुआ हूँ, अगर बाहर आपको लगता है कि बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आपको 100% जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को लात मार के नहीं, पाकिस्तान के साथ जुड़कर, कनेक्ट होके, पाकिस्तानियत अपने अंदर रख कर आपने बाहर जाना है। आपने पाकिस्तान का एम्बेसडर बन के आपने बाहर जाना है और जब आप बाहर जाएँ, उसके बाद थोड़ा-सा ज़रूर ये सोचें कि अब आप सुकून में आ गए हैं, आप सेटल हो गए हैं, आपके पास एक अच्छी इनकम आ रही है, तो बियॉन्ड के यार मैं पैसा उठाऊँगा, मैं पाकिस्तान में किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में डाल दूँगा, बियॉन्ड दैट आप ये सोचें कि यार अब मैं छोड़कर तो आ गया हूँ और जब अगर मेरी अपॉर्च्युनिटी लगी है, मुझे पता लगा है कि यार मैं यहाँ पर आके काम कर सकता हूँ और मेरी जॉब लग सकती है, तो क्या मैं 8, 10, 15, 20 पाकिस्तानियों को और नहीं लेकर आ सकता? क्या मैं पाकिस्तान में बैठे हुए 8, 10, 15, 20 पाकिस्तानियों को ट्रेन नहीं कर सकता कि वो भी आके यहाँ पर इस तरह की जॉब्स लें और एक-एक नोड जो आता है वो पूरे-पूरे खानदान की तकदीर बदलता है। तो क्या आप जो 10 लोग लेकर आएँगे वो 10 खानदानों की तकदीरें नहीं बदलेगा? तो हाउ कैन यू गिव बैक? एंड मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुफ्ता गिव बैक करें। कोई आपको मुफ्ता गिव बैक करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक एक मॉडल बनाएँ कि यार आपने 10 लोगों को सिखाना है, उनसे पैसे लें, उनसे कहें यार मुझे पे करो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। लेकिन दिल से सिखाएँ, वैल्यू से सिखाएँ
पैसे लेने के लिए ना सिखाएँ, जेन्युइनली उनको बिल्ड करने के लिए सिखाएँ। हज़ार लोगों को चूना बेच के पैसे कमाने हर कोई कमा सकता है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म एक तो अप्रोच भी नहीं है। आप आज तो कमा लेंगे, लॉन्ग टर्म पे आपके पास बंदा नहीं आएगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली कार्मा भी कोई चीज़ होती है ना। आप अगर बैठे हुए हैं और आपके पास है वो स्किल, मतलब आप या तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है या सेल्फ एस्टीम नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सर आपके अंदर स्किल है। आप उस स्किल को इस्तेमाल करें, 10 लोगों को सिखा दें। उनसे पैसे लें और उनको सिखा दें, क्योंकि जो आप पैसे ले रहे होंगे वो रिकवर हो जाएँगे। आपके भी टाइम का आपको हक हलाल का मिल जाएगा और उन लोगों ने भी जो पैसे दिए होंगे, वो इवेंचुअली उसको यूटिलाइज़ करके वो कहीं न कहीं उस पैसे को मैनी फोल्ड मल्टीप्लायर के साथ वापस निकाल लेंगे। बट एनीवेज़ हमें सपोर्ट करना है, हमें एनकरेज करना है कि अगर लोग निकलना चाहते हैं, निकलें। हमें उसको एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शेप देनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना है। अगर हम पाकिस्तान से बाहर आ गए हैं, तो हमें उनको ट्रेन करना है और हमें उनको एम्पावर करना है। अगेन आई एम सॉरी, मैंने 20 मिनट की वीडियो को बोला था, वीडियो लंबी हो गई है, 40-45 मिनट की हो गई है, कोशिश करूँगा इसको मैं जितना काटूँ। लेकिन मैं बड़ा पैशनेट हूँ इस चीज़ के बारे में और ख़ासकर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, 15 मिलियन पाकिस्तानी बहुत बड़ा डायस्पोरा है। वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4 डायस्पोराज़ में आता है, वन ऑफ द रिचेस्ट डायस्पोराज़ इन द वर्ल्ड है। एक बहुत बड़ी पावर है। अगर हम इस पावर को इकट्ठा करें, अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कनेक्ट करें, अगर हम इसको स्कैटर्ड हर बंदा सेल्फिश तरीके से अपना जो है ना 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं हूँ, मेरा पाकिस्तान से कोई गर्ज़ नहीं है, कोई तल्लक नहीं है, उसके बजाय मैं पाकिस्तानियत को अपनाऊँ और एक कम्युनिटी की स्ट्रेंथ बनाऊँ ना सर, बड़ी पावर है। आपको रियलाइज़ेशन नहीं है, इस पावर को सिर्फ़ कंबाइन करने वाली बात है और उस कंबाइन करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जिसके थ्रू कंबाइन किया जा सकता है। पर्सनली मेरा ये लाइफ़ का जो मिशन स्टेटमेंट अब बन चुकी है, वो ये है कि मैंने पाकिस्तानियों को सिखाना है, पढ़ाना है, अपस्किल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा को पाकिस्तान से बाहर भेजना है, ज़्यादा से ज़्यादा को पाकिस्तान में रहते हुए बाहर की जॉब्स पे लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा को डॉलर बेस्ड जॉब्स पे लगा के डॉलर पाकिस्तान इवेंचुअली लेकर आना है। उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली सोच भी रहा था। 2-3 चीज़ें जो मैंने सोची हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मैं ये सोच रहा था कि एक कम्युनिटी मैं ऐसी बनाऊँ, जिस पे मैं पढ़े-लिखे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बड़े अरसे से बाहर हैं और बड़ी पावरफुल पोज़ीशंस में हैं, उनके लिए एक पहले तो एक डेडिकेटेड कम्युनिटी बनाएँगे, जिसमें जो अर्ली लोग एंटर करेंगे, वो मैं जिनको कहूँगा फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, वो उनको मैं लाना चाह रहा हूँ, उनसे मैं फीडबैक लेना चाह रहा हूँ। जो मैंने तमाम बातें की हैं कि हम पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसके अंदर एक पूरा कंपोनेंट जो कि डॉलराइज़ेशन का है, उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं बाय एजुकेशन, बाय कनेक्टिंग देम टू जॉब्स, बाय अपस्किलिंग देम, बाय मेकिंग श्योर कि जो आप लोगों को अपने लाइफ एक्सपीरियंस में पाकिस्तानियों से मसला आया है या पाकिस्तानी वर्कर से मसला आया है, उन एरियाज़ में हम इनको किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आपका ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो नीचे कहीं न कहीं लिंक मेरी टीम डाल देगी, अभी अर्ली स्टेजेज़ है। एक आपको डेटा फॉर्म मिलेगा, अभी आप सिर्फ ईमेल एड्रेस डाल देंगे, इवेंचुअली हम आपको एक डेटा फॉर्म भेजेंगे। उस डेटा फॉर्म के थ्रू एक सर्टेन हमने वो पूरा एक वो बनाया हुआ है क्राइटेरिया, सिर्फ़ वो लोग उसमें आएँगे जो कि उस क्राइटेरिया में उतरते हैं। क्योंकि हम एक सर्टेन उसमें गेट कीप करना चाह रहे हैं कि क्वालिटी का बंदा होगा जो अर्ली मेंबर्स हैं। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इवेंचुअली डेटा फॉर्म में हम आपसे सारी आपकी प्रोफाइल माँगेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर हम आपको इनवाइट करेंगे कम्युनिटी के अंदर। एडिशनली अगर आपको लगता है कि आप जो है वो पाकिस्तानियों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या कहीं न कहीं आप कोई सर्टेन वैल्यूज़ जो आप समझते हैं कि आपको पता है, वो आप पाकिस्तानियों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो डिजिटल एक बेहतरीन जगह है। आप यूट्यूब को इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करें, आप जाके इसके ऊपर वीडियोज़ देखें, पूरा आपके पास सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इंटरनेट पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको उसपे समझ नहीं आ रही, आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन आएँ और आकर के आप पाकिस्तानियों से कनेक्ट होके आप डिफरेंट थॉट्स शेयर करें, उनको कुछ सिखाएँ, उनको अपस्किल करें, उनको एम्पावर करें। और लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है आप कहाँ से शुरू करें, तो आप मेरे डिजिटल मीडिया एक्सेलरेटर प्रोग्राम में आ सकते हैं। हम बहुत एक छोटा-सा बैच लेते हैं, लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो कि हमारा जनरल कोर्स का जो एकेडमिक मटीरियल है, लेकिन मैं पर्सनली मिलके 20-25 लोगों का एक बैच होता है। उसमें मैं हर एक इंसान के साथ पर्सनली मिलता हूँ, वन ऑन वन कॉल्स करते हैं, हम उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और एक प्रॉपर आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, जिसके तहत आप अपना पूरा डिजिटल ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। टारगेटेड टुवर्ड्स एनीवन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बट स्पेसिफिकली पाकिस्तानीज़। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को डिजिटल पे लॉन्च करना है और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से लॉन्च करूँ, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, लिंक नीचे है। बहुत एक्सक्लूसिव उसकी सीटें हैं, बहुत थोड़ी सीटें हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर वो हम आपको उसमें रखेंगे। एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, अगर आप वाक़ई सीरियस हैं तो आइएगा। अगर आप वैसे ही बस करना चाहते हैं यार चलो ठीक है आ जाओ, मुज़म्मिल से बात हो जाएगी, तो फिर आपका भी टाइम ज़ाया होगा, मेरा भी टाइम ज़ाया होगा। मैं बहुत दिल लगा के, बहुत जान मार के इसके ऊपर काम करता हूँ।
तो प्लीज़ आइएगा तो फिर ये सोचकर आइएगा कि यार आपने मेहनत भी करनी है और आपने वाक़ई एक अच्छा ब्रांड बनाना है। बट ख़ैर नीचे लिंक है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई अपोलोजाइज़ लंबी हो गई है बट नॉनदलेस होपफुली इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अगली वाली वीडियो छोटी भी होगी और रेगुलर भी होगी। कोशिश मेरी है कि दिन की हफ़्ते की मंडे टू फ्राइडे में हर दिन कोई ना कोई वीडियो डालूँ, पॉडकास्ट या दिल की बात। बट एनीवेज़ दिस वाज़ सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी। You are watching Dil Ki Baat. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.